स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के करतार बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 से 148 के तक का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 129 जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 को बोल रहा है कि यदि किसी निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण है ना, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से क्या स्थिर रहेगा। यानी कि किसी यदि बॉडी पर जब टॉर्क जीरो हो जाएगा है ना, तो कांस्टेंट क्या रहेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बॉडी है और उस पर जो टॉर्क है यदि कांस्टेंट है तो उसका कांस्टेंट कौन सा रहेगा। यानी कि उस पर उसका कांस्टेंट क्या रहेगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगा, कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम और रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम और रेखीय आवेग यानी कि लीनियर इम्पल्स, तो क्या आपका कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए, जब टॉर्क जीरो रहेगा तो आपका जो है एंगुलर मोमेंटम जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यदि फोर्स जीरो रहता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता है, तो लीनियर मोमेंटम जो है आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कार्यरत होता है जब यह वक्र गति पर गतिमान है, किसी रेखीय गति में है, घूर्णन गति में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका ये जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब इम्प्लाई होता है, जब बॉडी जो है आपका रोटेशनल मोशन में हो, है ना, रोटेशनल मोशन में हो यानी कि घूर्णन गति में हो। ठीक है, देखिए घूर्णन गति में। और देखिए ये आपका वक्र पथ पर गतिमान, ऑप्शन नंबर 1 का कर रहा है कि वक्र पथ पर गतिमान। तो वक्र पथ पर गतिमान होने से सिर्फ आपका रोटेशनल मोशन नहीं हो जाएगा, है ना, ये आपका वक्र पथ है। इस पर कोई बॉडी अगर जो है आपका मोशन कर रहा है तो ये थोड़े आ जाएगा, ये आपका रोटेशनल मोशन पर नहीं होगा। या फिर पूरा सर्कुलर ही है तो इस पर भी अगर मूव कर रहा है तो नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपका जो है रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन के लिए कंडीशन क्या है कि आपका सेंटर ऑफ मास है ना, COM एक्सिस, सेंटर ऑफ मास ऑफ का जो एक्सिस होता है यानी कि एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, दोनों के बीच का गैप नहीं होना चाहिए। या तो दोनों क्वाइंसाइड हो या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो उस समय जो है आपका जो बॉडी जो है जो रिवॉल्व करेगा तो उस समय रोटेशन में होगा। कितने बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि यदि कोई सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी यदि मूव कर रहा है तो वो जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन में है यानी कि घूर्णन गति में है, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपका ये एक बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, दोनों के बीच में गैप है, तो ये ओनली सर्कुलर मोशन है, रोटेशन मोशन नहीं है। ठीक है। और यदि देखिएगा कोई मतलब कि चक्का उका जैसे या हेलीकॉप्टर का फैन ही देख लीजिए प्लेट, तो उसका जो है आपका मूव करेगा, है ना, हेलीकॉप्टर का जो प्लेट होगा ऐसे आपका है ना, तो हेलीकॉप्टर का प्लेट और ये आपका सेंटर ऑफ उसका मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों आपका जो है सेम रहता है, वो तो वहाँ पर जो है वो रोटेशनल मोशन होता है, ना कि सर्कुलर मोशन में। ओके, then चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे को डिलीट कर लेते हैं सब। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व, ये आपका हो गया, तो इसका जो आपका आंसर क्या हो गया, घूर्णन गति में होना चाहिए, तभी रोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई होगा। ओके, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है ना, यानी किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड नहीं करता है, पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है यानी कि बॉडी के मास पर, पिंड के कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, पिंड के द्रव्यमान वितरण यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, या पिंड की घूर्णन अक्ष पर यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है
एम आर स्क्वायर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो ये बॉडी के मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर ही डिपेंड करता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये जिस पर डिपेंड नहीं करेगा वो है आपका एंगुलर मोमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग, यानी कि कोणीय वेग पर जो है आपका ये डिपेंड नहीं करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब 132 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 132 नंबर, निम्न में से किसका जड़त्व आघूर्ण अधिकतम होगा। जड़त्व आघूर्ण किसका, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए ठोस गोला और आपका ठोस गोला, छड़ चुंबक, छल्ला यानी कि रिंग, ठोस गोला यानी कि सॉलिड स्फीयर, छड़ चुंबक यानी कि वही आपका एक रॉड हो गया, और चकती। और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है चकती। चकती इसके लंबवत अक्ष के परित, चकती यानी कि आपका डिस्क हो गया। तब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठोस गोले का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, छड़ का होता है एम आर स्क्वायर बाई 12, और छल्ला का एम आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है चकती का एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सबसे जो ज़्यादा होगा आपका वो जो होगा रिंग, ये छल्ला यानी रिंग। तो इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, आपका नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 133, है ना। 133 क्या बोल रहा है कि घूमते हुए टेबल पर अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाए फैलाए बैठा एक खिलाड़ी अचानक अपने हाथ नीचे कर लेता है ना। यानी कि कोई टेबल पर कोई आपका एक खिलाड़ी बैठा हुआ है और पहले जो है अपना हाथ फैलाए हुए रहता है और बाद में जो है अपना फिर हाथ नीचे कर लेता है, तो क्या होगा, कोणीय वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि कोणीय वेग कम हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, कोणीय वेग स्थिर रहता है, या कोणीय संवेग बढ़ता है। तो देखिए पहला ऑप्शन कोणीय वेग, तो पहले ये देखिए आपका जो खिलाड़ी है वो आपका टेबल पर है और फिर जो है आपका क्या कर लेता है, वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, एंगुलर मोमेंटम वो जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो और वो जो है आपका जब हाथ नीचे करता है ना, हाथ नीचे करता है तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम तो उसका कांस्टेंट रहेगा। तो मोमेंट अब हाथ नीचे कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाएगा, घट जाएगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन एम आर स्क्वायर होता है ना, तो ये जो है घट जाएगा, तो ओमेगा जो है आपका बढ़ जाएगा। तो कोणीय वेग कम होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। जड़त्व आघूर्ण कम होता है, ये आपका सही ऑप्शन है। कोणीय वेग स्थिर, ये भी नहीं, कोणीय वेग स्थिर नहीं होता है, बढ़ जाता है। कोणीय संवेग बढ़ता है, कोणीय संवेग भी नहीं बढ़ता है, वो भी स्थिर रहता है। यानी ऑप्शन आपका जो है बी जो है सही होगा, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 134, कणों के निकाय का द्रव्य केंद्र निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड, किस पर आपका सेंटर ऑफ मास जो है डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका है कणों के द्रव्यमान पर, कणों के बल पर, कणों की स्थिति पर, कणों के बीच सापेक्ष दूरी पर। तो आपका जो है सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास आपका जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो है टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसी पॉइंट पर ही अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है आपका सेंटर ऑफ मास जो है कणों के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। कणों के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, कणों की स्थिति पर डिपेंड करता है, और कणों के बीच सापेक्ष दूरी पर भी डिपेंड करता है ना। दो पॉइंट के बीच में कितना दूरी है उसी के अनुसार उसका जो है आपका मोमेंट उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड जिस पर नहीं करता है वो कणों के बल पर, है ना। कणों के आपस में कोई बल पर या इंटरनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 135, तो इसका जो आपका 134 का आंसर जो होगा आपका बी होगा। बल युग्म उत्पन्न करता है, यानी कि टॉर्क, है ना। बल यानी कपल फोर्स
जिसको टॉर्क बोलते हैं, तो वो क्या उत्पन्न करता है? शुद्ध रेखीय गति, शुद्ध घूर्णन गति कोई नहीं, और रेखीय और घूर्णन गति। देखिए तो जो बल युग्म है यानी कि टॉर्क जो है, ये आपका शुद्ध घूर्णन गति प्रोड्यूस करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 136। एक व्यक्ति एक घूम रही मेज पर हाथ मोड़े हुए बैठा है, अचानक वह हाथ फैला लेता है, तो मेज के कोणीय चाल में क्या होगा? कम होगा, वृद्धि होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए क्या बोल रहा है ना, फिर से वही क्वेश्चन है कि एक मेज पर एक आपका कोई व्यक्ति है और पहले जो है वह हाथ मोड़े बैठा हुआ था, ठीक। बाद में जो है अपना हाथ फैला देता है, तो हाथ फैला देने से उसका जो है फिर से आपका यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई ओमेगा, तो आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो है हाथ फैला देने के कारण इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बढ़ जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका घट जाएगा, ठीक है। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, मास डिस्ट्रीब्यूशन आर बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी पर क्या होगा? कमी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी। अब देखिए एम द्रव्यमान एल लंबाई व आर त्रिज्या के एक सिलेंडर का अपनी अक्ष के परित्व 137 नंबर जो क्वेश्चन है, 137 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एम द्रव्यमान एल लंबाई व आर त्रिज्या के एक सिलेंडर का अपने अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण है ना। तो देखिए एक बोल रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक सिलेंडर का, जिसका लंबाई एल है, मास एम है और रेडियस जो है आपका आर है। तो देखिए आपका यहाँ पर ओनली सिलेंडर बोला है, ना हॉलो और ना ठोस, है ना, ना ही हॉलो और ना ही सॉलिड सिलेंडर, ऐसे बात किया, सिर्फ ओनली सिलेंडर का है। तो ओनली सिलेंडर जब भी बोलेगा, है ना, तो सॉलिड सिलेंडर लेंगे। और सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 एक ठोस गोले की स्पर्श रेखा के परित्व जरित त्रिज्या होती है ना। देखिए यहाँ पर जो बोल दिया एक ठोस गोले की स्पर्श रेखा के परित, है ना, एक गोला है, इस ठोस गोले के, है ना, एक ठोस गोले के स्पर्श रेखा यानी कि इसके अलोंग जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो देखिए ठोस गोले का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके जो बीच का सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दो होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके परपेंडिकुलर और ये इसके क्या हो जाएगा? इसके मतलब कि ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा? इस दोनों के बीच की दूरी आर है ना। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि दोनों के बीच की दूरी जितना रहता है उसको जोड़ देते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? एम आर स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर और 2/5 एम आर स्क्वायर को जब जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा इसके स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के अलोंग ए सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, यानी कि 7/5 एम आर स्क्वायर आपका इसका आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। और इसका जरित त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ गाइडेशन पूछ रहा है, तो जब इसको स्क्वायर रूट हटाइएगा, है ना, स्क्वायर रूट में अंदर डालिएगा एम को हटाकर, तो कितना जाएगा? √7/5 आर, √7/5 आर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, रेडियस ऑफ गाइडेशन आपका, ठीक। तो √7/5 आर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 138 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 138 139, है ना। 139 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए 139 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चकती की, है ना, एक चकती की अपनी केंद्रीय अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण, है ना। एक चकती यानी कि जो डिस्क का अपने केंद्रीय यानी कि सेंट्रल जो आपका जो है ये आपका है सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है उसके अलोंग जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसके सेंटर ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ जो मास होता है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग याद रख लेना है।
और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को याद रखना है, ठीक है। फिर कैसे भी पूछेगा बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 140। यदि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I व कोणीय वेग ओमेगा हो तो इसके आघूर्ण की गतिज ऊर्जा, है ना, आघूर्ण गतिज ऊर्जा, है ना। और जड़त्व आघूर्ण देखिए, जैसे कि आपका लीनियर मोशन में हाफ mv² होता है, लीनियर मोशन में हाफ mv², लीनियर मोशन में हाफ mv² होता है। उसी तरह आपका जब रोटेशन मोशन होता है तो मास का जो आपका जो पर्याय हो जाता है, यानी कि जगह पर क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा और हाफ, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी से किसी प्रक्षेप्य का पलायन वेग लगभग, है ना, किसी पृथ्वी से प्रक्षेप्य का पलायन वेग। तो देखिए जो आपका इसके वेलोसिटी पूछ रहा है, अर्थ से इसके वेलोसिटी कितना है, तो अर्थ से इसके वेलोसिटी कितना होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ये सब आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2gr, है ना, √2gr। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। जड़त्व द्रव्यमान का गुरुत्वीय द्रव्यमान से अनुपात, है ना, यानी कि रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास, है ना, रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास। तो देखिए इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, तो इनर्शियल मास को हम लोग निकालते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, है ना। एक्सटर्नल फोर्स जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जितना ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा मास वाला बॉडी होगा उतना ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि इनर्शिया जो है हम सॉरी मोमेंट मास ऑफ इनर्शिया हम निकालने के लिए क्या निकालेंगे कि किसी बॉडी पर उसमें हम बल लगाएंगे, है ना, फोर्स लगाएंगे और उसमें पता करेंगे कि एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। और इस फार्मूला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ से जो है इस फार्मूला की यूज करके उसमें हम फोर्स लगाएंगे और उसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, इससे हम यहाँ से जो मास निकालेंगे इसको इनर्शियल मास बोलते हैं। और किसी बॉडी पर, है ना, किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि उसका वेट कितना है, उसके वेट में, है ना, उसके वेट में हम जब जी से डिवाइड करते हैं तो जो हमको मास मिलता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। और इन दोनों जो है ये पाया गया है कि दोनों का जो रेशियो होता है वो एक होता है, यानी कि ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है, ये दोनों आपका सेम होता है, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों सेम होता है और इन दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। तो आपका इनर्शियल मास कैसे निकलेगा, यानी कि फोर्स को जब ए से डिवाइड कर देंगे तो इनर्शियल मास और वेट को जब जी से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेविटेशनल मास। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 143। एक छोटा उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगा रहा है, इसका कक्षीय वेग होगा, है ना, यानी कि एक स्मॉल सैटेलाइट है और जो है अर्थ के नज़दीक, है ना, अर्थ के नज़दीक जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो है एंगुलर वेलोसिटी सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gr, है ना। और जब अर्थ के नज़दीक करे तो फॉर्मूला हो जाएगा √gr, नहीं तो ऐसे स्मॉल आर कितना दूरी है, और नहीं अगर अर्थ के नज़दीक बोल दें तो अर्थ का रेडियस लेंगे और इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है आपका 8, है ना, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसका वैल्यू होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखिए 144। चंद्रमा से पलायन वेग का मान, तो चंद्रमा से पलायन वेग का मान कितना होगा, तो देखिए चंद्रमा पर जो है आपका जी का वैल्यू कितना होता है, चंद्रमा का वैल्यू g/6 होता है ना, है ना, तो कम ही होगा। तो चंद्रमा से पलायन वेग का वैल्यू अर्थ का तो 11.2 होता है, ठीक, अर्थ का 11.2, तो चंद्रमा कितना होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। ग्रहों की गति में ये सब आपको याद रख लेना है, ठीक है, और ये एक आध दो बार बना लीजिएगा
तो आपको ये याद भी हो जाएगा। इसका PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना है। ये सब आपको जो है आपका न्यूमेरिकल जो डाटा है याद होने जाना चाहिए। ग्रहों की गति में कोणीय चाल स्थिर रहती है ना। 145 नंबर क्वेश्चन का अगर है कि ग्रहों की गति में क्या होता है, कोणीय चाल स्थिर रहती है, कुल कोणीय संवेग स्थिर रहता है, रेखीय चाल स्थिर रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो है ये आपका है ना, यहाँ पर जब ऐसी रहता है, सूर्य जब यहाँ पर है आपका, ठीक, और अर्थ आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है आपका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है ना। जब अर्थ आपका जो है दूर आता है, जब दूर आता है ना, तो उसका जो है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है, और जब नज़दीक आता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाता है। तो ये जो है एंगुलर वेलोसिटी कम बेसी होते रहता है। और क्यों होता है ये, और इसे ये जो आपका कम बेसी होते रहता है, इसके कारण जो है आपका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम है ना, आई ओमेगा, ये आपका कंजर्व रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए किसी खोखले गोले यानी कि किसी आपका क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर के अंदर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। तो खोखले जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन द हॉलो स्फीयर कितना होता है, वो 0 होता है, ठीक है, वो 0 होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 147, पानी में हवा के दो बुलबुले है ना, पानी में हवा के दो बुलबुले क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, ना आकर्षित ना प्रतिकर्षित, और इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो देखिए पानी में जो है आपका पानी में हवा के दो बुलबुले क्या करेंगे, आकर्षित कर देंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ना आकर्षित करेंगे या ना ही प्रतिकर्षित कर देंगे, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, या फिर ना ही अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे, क्या होगा। तो देखिए जब पानी में हवा के जो दो बुलबुले होंगे, तो अगल बगल जो है आपका ये आपका देखिए ये सब आपका वाटर है, और ये इसमें आपका दो बुलबुला है, ठीक। तो अगल बगल जो है आपका हाई डेंसिटी है, और ये एयर का डेंसिटी लो रहेगा और वाटर का डेंसिटी हाई है, सही है। तो ये जो है आपका जो है नेगेटिव मास की तरह दोनों बिहेव करने लगेगा, ठीक है। जब नेगेटिव मास के जो प्रोडक्शन कहाँ से होता है, उत्पत्ति कहाँ से होता है, जब कोई बॉडी जो है जिसका लेस डेंसिटी है और वो जो है हाई डेंसिटी मीडियम में है, तो वहाँ पर जो है नेगेटिव मास प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये दोनों जो है नेगेटिव मास है, और दोनों जो है जब ये दोनों का मास कितना हो जाएगा, -m, और इसका भी -m, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार आपका जी, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या हो जाएगा, ये आपका जी -m और -m और -m और माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ पर जो है नेगेटिव मास प्रोड्यूस हुआ है। नेगेटिव मास का कंसेप्ट समझ गए, जब भी कोई बॉडी लेस डेंसिटी वाला हाई डेंसिटी मीडियम में रहेगा, तो वो जो है बॉडी जो है नेगेटिव मास की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, तो जैसे जैसे हम जो है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो जी का मान जो है आपका बढ़ने लगता है, बिकॉज जो है यहाँ पर जो है रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पर जो है रेडियस कम है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं रेडियस जो कम हो जाता है, और जी का मान जो है आपका डिपेंड करता है आर के स्क्वायर पर, है ना, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका क्या हो जाएगा, जी का मान जो है आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 148 को, और आगे की वीडियो में है इससे हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके बाय।